नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। आज लोहड़ी का पर्व है। लोहड़ी की सबसे ज्यादा धूम पंजाब और हरियाणा में ही देखने को मिलती है। इस दिन किसान आग जलाकर नाचते गाते हैं और अग्नि को भी फसल से निकले दाने भेंट किए जाते हैं। लेकिन इस बार तस्वीर कुछ जुदा है। कृषि कानून को लेकर धरने पर बैठे हजारों किसानों ने कृषि कानून की कॉपी जलाकर दिल्ली से सटे बॉर्डर पर लोहड़ी को मनाया है। सिंधु, टीकरी, गाजीपुर, हर बॉर्डर की तस्वीर कमोबेश एक जैसी ही नजर आई है। इतना ही नहीं, प्रदेश के अलग अलग शहरों में कृषि कानून की कॉपी को जलाकर विरोध भी किया गया है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को आदेश देते हुए कृषि कानून के अमल पर रोक लगा दी। साथ ही 4 सदस्यीय टीम का गठन भी किया। लेकिन कोर्ट की ओर से गठित कमेटी पर अब विवाद है। किसान आंदोलन से जुड़ी एक रिपोर्ट हम सबसे पहले आपको दिखाते हैं और उसके बाद फिर खास मेहमानों के साथ चर्चा करेंगे। कृषि कानूनों को लेकर सरकार और किसानों के बीच जारी गतिरोध को सुप्रीम कोर्ट ने कम करने की कोशिश चाहे की हो, लेकिन किसानों की ओर से साफ संकेत है कि बिल वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं। आंदोलन के 49वें दिन किसानों ने सिंघू बॉर्डर पर लोहड़ी का त्योहार कृषि कानून की कॉपियां जलाकर मनाया। साथ ही किसानों ने ऐलान कर दिया कि 26 जनवरी को ट्रैक्टर परेड तो होकर रहेगी। हालांकि इस मसले पर सुप्रीम कोर्ट ने भी किसानों को नोटिस थमाया है। आज लोहड़ी का त्योहार एक ऐसा त्योहार जो उत्तरी भारत में काफी धूम धमाके से मनाया जाता है और यहाँ किसान कानून के खिलाफ विरोध करने वाले जितने भी किसान जुड़े हुए हैं दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पे, उन्होंने भी यहाँ पे लोहड़ी मनाने की, जैसे आप देख सकते हैं अपने टीवी स्क्रीन पे, यहाँ पे एक छोटी सी यहाँ पे आग जलाई है और लोहड़ी के सेलिब्रेशन का आज पूरी तैयारी यहाँ पे होते हुए दिख रहा है। अगर हम यहाँ पे इस बारे में बात करें कि ये लोहड़ी का सेलिब्रेशन तब आ रहा है जब सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर आया था कल, ये कहते हुए कि जो तीनों कानून है जो जिनको ये काला कानून कहते हैं, उन तीनों कानून को पे अब रोक लगा दी गई है। और रोक लगाने के अलावा इन कानूनों को अब एक कमेटी जो है बैठ के इस पर डिसाइड करेगी कि क्या इस कानून में क्या संशोधन लाना है और किस तरीके का बदलाव लाना है। तो इस सब के चलते एक बहुत बड़ा अब इसी को यही देखने को मिल रहा है कि किसान जो है उनमें भी उनका कहना यह है कि जो जितने भी कमेटी के मेंबर्स हैं उनके साथ ये समर्थन नहीं करते, उनके साथ ये है नहीं, क्योंकि जो मेंबर्स हैं इस कमेटी के, उन्होंने कहीं ना कहीं बाहर आकर पब्लिकली अपना एक साथ दे चुके हैं इस पूरे कृषि कानून का। और इसके चलते ही एक बहुत बड़ी बात अब ये उठती है बार बार कि क्या किसान का ये आंदोलन जो है जल्दी खत्म होगा, क्या ये किसान आंदोलन यहाँ से हटेगा, या फिर इस कमेटी की बात को ना मानते हुए ये किसान आंदोलन तब तक चलता रहेगा जब तक ये तीनों कानूनों को वापस नहीं ले लेते हैं। कैमरा पर्सन पवन के साथ मैं आदित्य नायर, इंडिया न्यूज दिल्ली। सिंघू बॉर्डर की तरह ही गाजीपुर बॉर्डर पर भी किसानों ने लोहड़ी के त्योहार पर कृषि कानूनों की कॉपियां जलाई। किसानों ने सुप्रीम कोर्ट की बनाई कमेटी का भी बहिष्कार ये कहते हुए कर दिया कि कमेटी में शामिल लोग पहले से ही कृषि कानूनों के समर्थक हैं, उनसे निष्पक्षता की उम्मीद ही नहीं है। किसानों ने कहा कि साथियों की शहादत के चलते जश्न के कार्यक्रम नहीं किए जाएंगे, लेकिन विरोध जारी रहेगा। हरियाणा में भी जगह जगह पर किसानों ने कृषि कानूनों की कॉपी को आग में जलाकर लोहड़ी का त्योहार मनाया। भिवानी, गोहला चीका, रेवाड़ी, कैथल तमाम जगहों पर किसानों ने कानून को आग में झोंका। कानून की कॉपियों को आग के हवाले करने वालों में किसान ही नहीं, बार एसोसिएशन के सदस्य और कर्मचारी भी शामिल रहे। तमाम लोगों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए विरोध जताया। हरियाणा में 2 दिन 13 और 14 तारीख को ये प्रतियां जलाई जाएंगी जो सरकार ने कानून बनाया है। और लोगों की नाराजगी जो गांव, पूरे देश में गांव हर मोहल्ला स्तर पर ये प्रतियां जलाई जाएंगी। सर, मैं बिजली बोर्ड का कर्मचारी हूँ, लेकिन हम इसके साथ साथ ही जो अपने ऊपर से किसान आंदोलन में ही जो 13 तारीख को अपने ये जो लोहड़ी के ऊपर काले कानूनों की प्रतियां जलाने का प्रोग्राम था, उसमें भी हम कर्मचारी किसानों के साथ हैं। और हम कर्मचारी से पहले हम किसान हैं जी, तो इसलिए हमने भी इसमें बढ़ चढ़ के भाग लिया और आज इनकी प्रतियां जलाई हैं जो काले कानून है। लोहड़ी के अवसर पर हमारे किसान नेताओं की जैसे कॉल थी कि हमने 3 काले कानूनों की कॉपियां जलानी है, वो हमने जला दी हैं। रही सुप्रीम कोर्ट की बात, सुप्रीम कोर्ट में जो 4 कमेटी बनाई गई है वो चारों के 4, उनमें 3 तो पहले ही कह चुके हैं कि ये किसानों के हक में है। और जो ये प्रमोद जोशी है वो कह रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग तो किसानों के लिए फायदेमंद है। ये चारों के 4 किसान विरोधी हैं और सरकार की मिलीभगत से जो कमेटी बनाई है, सरकार की मिलीभगत से बनाई है सुप्रीम कोर्ट का, इसमें कोई हाथ नहीं है। जो केंद्र की सरकार ने किसानों के खिलाफ जो काले कानून पारित किए हैं,
उनका शुरू के दिन से लगातार विरोध कर रहे हैं और विरोध के फलस्वरूप खेड़ा बॉर्डर के ऊपर जाकर समर्थन दिया है, यहाँ जुलूस निकाले हैं, सरकार को ज्ञापन भेजे हैं। आज संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान के ऊपर पूरे देश के अंदर इन काले कानूनों के लोहड़ी के अवसर के ऊपर इनको जलाया जा रहा है। कैथल के मिनी सचिवालय पर भी किसानों का गुस्सा कृषि कानूनों पर निकला। सचिवालय से बाहर सड़क पर आकर किसानों ने तीनों कृषि कानून की प्रतियां जलाई और सरकार विरोधी नारे लगाए। किसानों ने ऐलान कर दिया है कि जब तक तीनों कृषि कानूनों को रद्द नहीं किया जाता, उनका आंदोलन जारी रहेगा। जाखल में भी किसानों के विरोध का यही हाल रहा। किसान संघर्ष समिति ब्लॉक जाखल ने अलग अलग गांव में जाकर किसानों को इस आंदोलन के प्रति जागरूक करने के लिए ट्रैक्टर मार्च का आयोजन किया। वहीं 26 जनवरी को दिल्ली में किसान संगठनों द्वारा किए जाने वाले विरोध प्रदर्शन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने के लिए जाखल के ग्रामीणों को न्योता भी दिया। वाहनों की संख्या अधिक होने से जाखल भूना मार्ग पर जाम की स्थिति पैदा हो गई। आज हमारा उद्देश्य है जी 26 जनवरी को दिल्ली जाने के लिए जाखल ब्लॉक के किसानों को जागरूक करना और जाखल ब्लॉक के सभी किसानों को जागरूक करने के लिए आज जाखल ब्लॉक की तरफ से एक ट्रैक्टर मार्च निकाला जा रहा है, जो कि जाखल से शुरू होकर जाखल ब्लॉक के सभी गांव में जाकर हम लोगों को 26 जनवरी के लिए दिल्ली जाने के लिए जागरूक करेंगे। और आज जो ये काले कानूनों की कॉपियां हैं सरकार द्वारा निकाली गई हैं, आज लोहड़ी के त्यौहार पर जाखल ब्लॉक के सभी गाँव में सभी किसान उन काले कानूनों की कॉपियों को जलाकर सरकार के खिलाफ अपना विरोध प्रदर्शन करेंगे। जिंद में भी खटकर टोल प्लाजा पर किसानों ने तीनों कानूनों की कॉपियां जलाई। किसानों ने साफ कहा कि 4 सदस्यों वाली कोर्ट की कमेटी हमें मंजूर नहीं। उन्होंने साफ कर दिया कि हमारी तैयारी 2024 तक की है। महिलाएं भी प्रोटेस्ट का हिस्सा बनी और साफ किया कि ये करो या मरो की लड़ाई है। जहां किसान आंदोलन को लगातार आगे बढ़ा रहे हैं, तो वहीं ये संदेश भी साफ है कि हर रणनीति और आंदोलन की रूपरेखा को बखूबी अंजाम दिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, हरियाणा। और बड़ी बहस की शुरुआत करो उससे पहले आज की बड़ी बहस के अहम सवाल, उस पर भी नजर डाल लेते हैं। आज की बड़ी बहस का पहला सवाल यह है कि कानून की कॉपी जलाई है, कब तक आखिर ये लड़ाई चलेगी। दूसरा सवाल यह है कि सुप्रीम कोर्ट की कमेटी पर यह विवाद आखिर क्यों है। और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण सवाल, जो कि लगातार 49 दिनों से बरकरार है, कि अब ऐसे आंदोलन का समाधान कैसे निकलेगा। ये तीनों ही सवाल अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है और आज इन्हीं सवालों के साथ आज की चर्चा की भी हम शुरुआत करेंगे। फिलहाल 2 मेहमान मेरे साथ इस चर्चा में जुड़े हुए हैं। विजेंद्र नेहरा जी हमारे साथ मौजूद हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। विजेंद्र नेहरा जी, बहुत स्वागत आपका। और राजेश दहिया जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, किसान नेता है। राजेश दहिया जी, आपका भी बहुत स्वागत है। राजेश जी, एक बार फिर से आज की चर्चा की शुरुआत मैं आपसे ही करूंगा, क्योंकि हमेशा मैं किसानों की ही जो चर्चा है उसमें पहले मैं जानना चाहता हूं। आज आप लोगों ने कॉपी भी जलाई, लेकिन सवाल वही 49 दिन से बरकरार है। तो अब जो सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई उस पर आप लोगों को भरोसा नहीं है। आज आप लोगों ने लोहड़ी भी कुछ इसी प्रकार से मनाई इन कॉपियों को जलाते हुए। आगे क्या आप लोगों का रणनीति रहने वाली है, क्योंकि 15 तारीख को एक बैठक की भी बात थी जो कि सरकार के साथ पिछली वार्ता में तय हुई थी। इन सब के बीच में क्या समाधान की उम्मीद अभी की जाए? अच्छा संदेश होता है हमारे किसानों के लिए। और हमारा जो हरियाणा पंजाब है ज़्यादातर इस त्यौहार को बड़े धूमधाम से मनाता है। इसके पीछे बहुत तर्क वितर्क भी हैं, लेकिन हम ये मान के चलते हैं कि जो हम किसान हैं वो इसकी आग में उन बुराइयों को जला देते हैं जो पिछले साल में जा चुकी हैं। जैसे हमने नए साल पर 2020 को पीछे छोड़ा था, अभी 2021 हमारे बढ़िया हो। ये हमारा जो साल शुरू होता है लोहड़ी के साथ से, तो ये है कि हमने प्रति क्यों जलाई, क्योंकि हमने 3 काले कानून को पिछले साल में खत्म मान के चलते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने इनको खत्म कर दिया। अब आगे की जो आप कह रहे हैं कि रणनीति क्या होगी, अब आपकी सरकार ने, हमारी सरकार ने 15 तारीख की डेट फिक्स कर रखी है। उस पर वो क्या फैसला लेते हैं, वो किसानों को बुलाते हैं नहीं बुलाते हैं, क्या विचार करते हैं, वो फैसला 15 तारीख को होगा। रही बात आपकी 4 सदस्य कमेटी की जो सुप्रीम कोर्ट ने बनाई है, वो कल भी आपके साथ में चैनल पे था डिबेट में, यही एक्सपर्ट ने कहा था कि वो 4 आदमियों की सुप्रीम कोर्ट ने ड्यूटी लगाई है कि वो 2 महीने में किसानों के बीच में जाएं और उनसे वाद विवाद संवाद करें और अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सबमिट करें। तो ये ड्यूटी उनकी बनती है ना कि वो सिंघू बॉर्डर पर जाएं, कुंडली बॉर्डर पर जाएं, गाजीपुर बॉर्डर पर जाएं या गाँव में जाएं या हिंदुस्तान के गाँव में जाएं। ये उन 4 आदमियों की ड्यूटी बनती है कि वो हर किसान से संपर्क करें और उसका नाम और फोन नंबर ऐड करके और उसका विचार अपने रिपोर्ट पर सबमिट करें।
ये हमारी ड्यूटी नहीं कि हम उनके पास जाएं। जी, सुप्रीम कोर्ट ने उनकी ड्यूटी लगाई है कि वो किसानों के बीच में जाएं और किसानों की राय लेके उसको सबमिट करके और एक रिपोर्ट की फॉर्म में सुप्रीम कोर्ट को सबमिट करें। तो उसमें हमारा विवाद ही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने अपना काम किया है, हम अपना काम कर रहे हैं, सरकार अपना काम कर रही है। अब फैसला ये है कि 15 तारीख को सरकार जो है वो सुप्रीम कोर्ट की रणनीति हिसाब से क्या हमें बुलाएगी या नहीं बुलाएगी वो आप बताएंगे, हम उसके हिसाब से काम करेंगे। हम जो आज तक कहते आए हैं हम वही करते आए हैं। हमने आज 13 तारीख भी फिक्स कर रखी थी, हमने ट्रैक्टर मार्च भी फिक्स कर रखा था और हमने 2024 फिक्स कर रखा है कि 2024 तक हम जब तक इस देश में इस कानून को खत्म करके दम नहीं लेंगे जब तक हम अपने घरों में वापस नहीं जाएंगे। हम यहाँ बैठे हुए हैं। इसके बाद हमारा जो आपने हमारी प्लानिंग को पता था कि हम 20 तारीख तक आगे 25 तक गांव में जाकर लोगों को जागरूक करेंगे। नहीं बिल्कुल सही है। देखिए राजेश भैया जी, आपने बिल्कुल क्लियर कर दिया कि देखिए अभी 26 जनवरी तक की यहाँ बात थी, लेकिन अब आपने कह दिया 2024 तक रहेंगे, यानी कि जब तक ये कानून वापस नहीं होंगे ये स्पष्ट है कि आप लोग नहीं जाएंगे यहाँ से। विजय नेहरा जी, सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन किया, एक कमेटी भी बना दी, कमेटी को लेकर के विवाद भी हुआ और अब तो ये भी है कि भाई कमेटी को जाना चाहिए, जो बॉर्डर पर लोग बैठे उनके साथ जाकर के वो बातचीत करे, जाने किसानों की समस्या क्या है। लेकिन सवाल बरकरार यह है कि एक तो 15 तारीख को मीटिंग है आप लोगों की, आप उस मीटिंग में आप लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे बुलाते हैं, ये आप लोगों का विषय है। दूसरा महत्वपूर्ण सवाल यह है कि 49 दिन से समाधान की ओर बढ़ते हुए कम से कम कदम नजर आ नहीं रहे हैं। अब तो सुप्रीम कोर्ट के इंटरवीन के बाद भी ये स्थितियां कोई बहुत ज्यादा नहीं बदली हैं। कैसे निकलेगा हाल? देखिए आयुष जी, सबसे पहले आपको मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? आपको आवाज क्लियर आ रही है आयुष जी? जी विजेंद्र जी, मैं सुन रहा हूँ। हाँ आयुष जी, देखिए सबसे पहले माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जो फैसला है उसको हम स्वीकार करते हैं और इसके साथ साथ पिछले 6 वर्ष के अंदर आयुष जी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किसानों के लिए अनेक काम किए हैं। उसमें से एक दुनिया की सबसे बड़ी जो पीएम फसल बीमा योजना है, आज उसको 5 वर्ष का टाइम पूरा हुआ है और इस कृषि बीमा योजना में किसानों को क्लेम के रूप में 90,000 करोड़ रुपए अब तक मिल चुके हैं। ये बहुत बड़ी एक बात है अपने आप में। इसके साथ जो आपने जो बात की आयुष जी, देखिए सरकार पहले दिन से कह रही थी आयुष जी कि बातचीत से ही समाधान निकलेगा और जैसे कल माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी 4 सदस्यीय जो कमेटी बनाई है उसको भी इसी तरह की एक हिदायत है कि भाई वो सब लोगों से बातचीत करेगी। और जैसे हमारे किसान साथी भी अभी बता रहे थे, जो किसान विरोध में है आयुष जी वो कमेटी उनसे भी बात करेगी, जो किसान इन तीनों कृषि बिलों के समर्थन में है वो उनसे भी बात करेगी और वो सरकार से भी बात करेगी और बातचीत करने के बाद जो उसका निचोड़ है, जो निष्कर्ष है, वो अपना माननीय सर्वोच्च न्यायालय को वो देगी। इसके साथ साथ आयुष जी देखिए सरकार जो पहले दिन से कह रही थी कि इस आंदोलन के अंदर से जो बुजुर्ग महिलाएं हैं, बच्चे हैं और जो भी वहां पे इस तरह के हैं उन लोगों को कम से कम घर भेजने का काम किया जाए, क्योंकि कोविड की महामारी फैली हुई है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी इस बात की चिंता वहां पे जताई है। इसके साथ साथ आप देखिए कि जो रास्ता रोक के किसान भाई बैठे हैं उसके लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी वही कहा है और सरकार ने भी वही निवेदन किया था कि आपको हम दिल्ली में स्थान देने के लिए सरकार तैयार थी, आप यहाँ पे आइए, आंदोलन करिए, लेकिन कम से कम रास्ता छोड़िए। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी वही कहा है। और इसके साथ साथ इनके वकील ने कल माननीय सर्वोच्च न्यायालय में रामलीला मैदान की जब मांग की धरना प्रदर्शन के लिए, तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने बड़ा स्पष्ट रूप से कहा था आयुष जी कि ये काम दिल्ली के पुलिस कमिश्नर का है। क्या आपने दिल्ली के पुलिस कमिश्नर से स्थान मांगा? उन्होंने कहा नहीं मांगा। तो ये कमिश्नर का स्थान है, वो आपको शर्तों के साथ परमिशन देंगे। अगर शर्तों को आप तोड़ने का काम करेंगे तो आपकी जो मान्यता है वो रद्द हो जाएगी, आप वहां एप्लीकेशन लगाइए। इसके साथ साथ देखिए 9 दौर की जो वार्ता हुई है इस पर सरकार ने पहली बार से ये कहा था आयुष जी कि बिंदुवार चर्चा करिए। किसान भाइयों से निवेदन किया था आप आइए, आप बिंदुवार चर्चा करिए और जहां आपको शिकायत, समस्या, परेशानी उसको बताइए, हम उसका समाधान निकालने के लिए तैयार हैं। एमएसपी की लिखित में गारंटी मांग रहे थे आप, हम लिखित में गारंटी देने के लिए तैयार हैं। किसान एसडीएम के साथ साथ कोर्ट जाने का प्रोविजन चाहते थे, हम उसके लिए भी सरकार तैयार है, जो हमने प्रस्ताव बना के किसान भाइयों को भेजा है। मंडी से बाहर भी टैक्स लगाने का प्रोविजन था, वो भी प्रावधान हमने कर दिया है। और किसान की जो जमीन है उसकी गिरवी नहीं रखी जाएगी, उसकी कुर्की नहीं होगी और जमीन नहीं जाएगी, फसल का सौदा होगा, जमीन का नहीं होगा, इसके लिए भी तैयार है। और बिजली सब्सिडी की जो पुरानी व्यवस्था है वो जारी रहेगी और जो पराली जलाने पे जो जुर्माने का प्रावधान था उसको भी सरकार ने वापस लिया है। तो मुख्य 4 जो इनकी मांग थी उसमें से 2 तो क्लियर, 2 पे तो ये सहमति बन गई है सरकार और किसानों के बीच में। बिजली सब्सिडी की पुरानी व्यवस्था जारी रहेगी और पराली जलाने पे जुर्माना नहीं लगाया जाएगा। इसके साथ साथ आयुष जी मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज 15 से 25 प्रदेशों के अंदर ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का जो प्रावधान है वो ऑलरेडी चला हुआ है और सबसे पहले पंजाब के अंदर 2006 में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग शुरू हुई थी। आयुष जी, हुड्डा जी ने अभी लगभग 20 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी रोहतक में कि 2007 में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हरियाणा प्रदेश के अंदर मैं लेके आया।
जब आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग लेके आए, आज भी हरियाणा प्रदेश के अंदर 333 स्थानों से अधिक स्थानों पर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हो रही है। फिर कांग्रेस पार्टी किस बात का विरोध कर रही है? और पहले सिर्फ एमएसपी और मंडी की किसान भाई मांग कर रहे थे, आज उन्होंने अपनी मांगों को भी अधिक बढ़ा दिया है और ये एक बात पे अड़ गए हैं कि कृषि कानून हमें रद्द कराने हैं। मेरा निवेदन है किसान भाइयों से कि आपको सरकार के ऊपर भी विश्वास नहीं है, प्रधानमंत्री कृषि मंत्री के ऊपर भी विश्वास नहीं है, आपको माननीय सर्वोच्च न्यायालय के ऊपर भी विश्वास नहीं है, जो 4 सदस्यीय कमेटी बनाई है आपको उसके ऊपर भी विश्वास नहीं है, तो क्या सड़क पे बैठ के कानून बनाएंगे? अब इसके अलावा तो अमेरिका के अंदर आप जाइए वहां पे। ठीक है विजेंद्र नेहरा जी, ठीक है विजेंद्र नेहरा जी। देखिए इसका मैं दहिया जी से जवाब ले लूंगा, लेकिन अमित नेहरा जी भी इस बीच हमारे साथ चुके जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। अमित नेहरा जी, आपका भी इस चर्चा में स्वागत है। अमित नेहरा जी, मैं आपके पास आ जाता हूं। एक वरिष्ठ पत्रकार होने के नाते थोड़ा सा आकलन करते चलिए। एक तो सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन किया, कल एक कमेटी भी बना दी, कमेटी को लेकर के उसके अंदर जो सदस्य उसको लेकर के भी विवाद। सवाल महत्वपूर्ण अभी भी यह बरकरार है कि 49 दिन के बाद सुप्रीम कोर्ट के इंटरवीन से भी अगर रास्ता निकलता हुआ न नजर आए तो समाधान का रास्ता होगा क्या? देखिए आयुष, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है बेमानी है, एक तरह से आप ये समझ लीजिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च नहीं है इस देश में। अगर सर्वोच्च है तो देश की संसद है। सुप्रीम कोर्ट भी संसद के इशारे पे चलती है, उसके कहने पे चलती है, उसके बनाए हुए कानूनों पे अमल करती है। सुप्रीम कोर्ट को कोई इख्तियार नहीं है कि वो किसी कानून को रद्द करे या संसद को इस तरह कोई डायरेक्शन दे, क्योंकि जनप्रतिनिधियों का जो फैसला होता है वो कोर्ट को मानना होता है। अब पहली बात यह है कि ना तो सुप्रीम कोर्ट में किसान गए पहले और ना सरकार गई। अब ये तो कोई बीच का कोई आदमी आ गया, उसने एक याचिका लगा दी कि सड़कों पे आवागमन बंद है तो आप इस पे करिए, और सुप्रीम कोर्ट उस पर सुनवाई करने लग गया। अब सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है उसको किसान क्यों मानेंगे? क्योंकि किसान नहीं गए हैं सुप्रीम कोर्ट में, किसानों ने अपना वकील भी नहीं खड़ा किया। कोई स्वेच्छा से अगर कोई किसी किसान ने खड़ा कर दिया है तो वो अलग बात है। जो 40 संगठन है जो लगातार सरकार से बात कर रहे हैं, उनकी तरफ से एक भी वकील नहीं गया है। और आपने अगर सुप्रीम कोर्ट पे ही बात करनी है तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस फैसले के बाद भी, हमारे फैसले के बाद भी किसान अपना आंदोलन जारी रख सकते हैं। बहुत बड़ी बात कही है। और बात आई है संवैधानिकता की। क्या ये जो कानून है वो संवैधानिक है? जब सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के वकील से पूछा, सॉलिसिटर जनरल से पूछा कि इनकी संवैधानिकता बताइए, तो उसके फायदे गिनाने लग गए कि ये होगा, तो सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा उन पे टिप्पणी की कि आप संवैधानिकता की बात कीजिए, लाभ मत बताइए इनके। तो उनके पास कोई जवाब नहीं था। तो इसका बेस ही नहीं है इस कानून का। तो देखिए अब बात आ जाती है कि प्रदर्शन रोकिए, वापस चले जाइए, बुजुर्गों को भेज दीजिए, महिलाओं को भेज दीजिए, बच्चों को भेज दीजिए। भाई ये नौबत आने ही क्यों दी आपने? वो सारे ही चले जाते। अगर शुरू में आपको देखें, जब दिल्ली आने से पहले, बॉर्डर पे आने से पहले 2.5 महीने से किसान पंजाब में प्रदर्शन कर रहे थे और वो अमेंडमेंट की बात कर रहे थे, आपको ध्यान होगा अच्छी तरह। लेकिन सरकार के कान पे जू नहीं रेंगी थी अमेंडमेंट पे भी। उसके बाद जब उन्होंने कहा कि हम दिल्ली जाएंगे, वहां हमारी सुनवाई होगी, तो हरियाणा गवर्नमेंट ने उनके लिए रास्ते तक रोक दिए। अब बात करिए सरकार और सरकारी प्रवक्ता कि दिल्ली के रास्ते बंद कर रखे हैं किसानों ने, और किसान यही तो बताने का प्रयास कर रखे भाई हमने नहीं कर रखी है रास्ते बंद। रास्ते बंद तो दिल्ली पुलिस ने कर रखे हैं, हमें अंदर नहीं आने देते। और जो संवैधानिक अधिकार है प्रदर्शन करने का, अभी कल हमने देखा, रविवार को देखा कि सरकार को तब दिक्कत हुई जब सरकार को प्रदर्शन नहीं करने दिया करनाल में। यही बात किसान बताना चाह रहे कि हमें भी प्रदर्शन की अनुमति दें। दर्द ये होता है कि अब आपको, अगर आपको प्रदर्शन करने का अधिकार है तो किसानों को भी प्रदर्शन करने का अधिकार है। लव्वलुआब ये है आयुष, जब तक स्थितियां बद से बदतर नहीं हो जाती तब तक कोई भी सरकार उस पर ध्यान नहीं देती। दिल्ली से अगर 200-300 किलोमीटर दूर पे ये प्रदर्शन हो रहे होते तो इतना असर नहीं होता। तो ये चीजें दूर होनी चाहिए। अब सरकार चल ही रहे थे, दिल्ली से दूर भी प्रदर्शन पंजाब में तो किसान कर ही रहे थे ना, लेकिन ये लाइमलाइट में तो तभी हुआ जब बॉर्डर्स पर आकर के बैठे हैं। मोटिव ये है ना कि इसका हल कैसे निकले। राजेश दहिया जी, बहुत सारी बातें विजेंद्र नेहरा जी ने कही, मैं चाहूंगा थोड़ा जवाब दें। मैं सर, जैसे इन्होंने कहा कि दिल्ली पुलिस से कमिश्नर से परमिशन लेनी चाहिए थी, हमारे आदमियों को वहां घुसने नहीं दिया गया, परमिशन कहां से लें? नंबर 1।
हमें अंदर जाने नहीं दिया गया, हम पे गोले छोड़े गए, पानी की बौछारें की, हमारे रास्ते रोक दिए गए। हमने सड़क नहीं रोकी है, ये दिल्ली पुलिस ने बैरिकेड लगाए थे। नंबर 1 जो इनकी बात का जवाब है। रही बात हमारी बच्चों की, महिलाओं की, जो गांव हमारे बॉर्डर पर हैं, जहाँ गोले दागे जाते हैं पाकिस्तान की सेना के, वहाँ हमारे सैनिक डटे रहते हैं सेना के बॉर्डर पे, लेकिन हमारे जो किसान भाई है वो उन गाँव को छोड़कर नहीं भागते, वो वहीं पर खेती बाड़ी करते हैं, वहीं पर रहते हैं। तो हमारे जो बच्चे हैं, महिला है, वो हमारा साथ देंगी, तब तक देंगी जब तक यहाँ बैठे रहेंगे। और तीसरी बात इन्होंने कहा कि ये फायदे गिनवाए कांग्रेस के, इसके हम यहाँ फायदे गिनवाने नहीं आए हैं, हम अपने 3 काले जो कानून है उनको वापस कराने के लिए आए हैं। और जैसे कि हमारे एक जवान लड़का सेना में होता है बॉर्डर पर, एक किसान खेती करता है, तो वहां से भी बॉर्डर से वापस तब आता है जब या तो जीत जाता है या उसका शरीर डेड बॉडी आती है। यही हमारे साथ होगा। और रही बात 26 जनवरी की, 26 जनवरी एक राष्ट्रीय पर्व है, वहां पर हर एक आदमी को जाने का राइट है, और हमारा जो है वो है। विजय नेहरा जी जवाब दीजिए आप। हमारे जो ट्रैक्टर की व्यवस्था है उसकी पार्किंग की व्यवस्था सरकार कहाँ करती है? वो हमारी पार्किंग देते, हम ट्रैक्टर देख अपनी 26 मिनट देख के आ जाएंगे। अगर सरकार हमारी पार्किंग की व्यवस्था नहीं करती है तो दिल्ली में अफरा तफरी होगी, तो उसके लिए जिम्मेदार कौन होगी? दिल्ली पुलिस होगी, सरकार होगी। अब रही बात है आपकी कैमला, हमारे करनाल में जो हमारे सीएम साहब ने कहा था कि रैली वही होगी, क्या हुआ? रैली हुई। इस बात में मैं अमित शाह जी की तारीफ करता हूँ कि उसने ये कह दिया कि जब तक समाधान नहीं होता किसान आंदोलन का तब तक कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं किया जाएगा। वो समझदार आदमी अमित शाह, उसका धन्यवाद करते हैं कि उसने स्थिति को ध्यान में रखते हुए किसानों के बात में कि यहाँ को राइट्स ना हो, सही फैसला लिया है। अगर ऐसा फैसला हमारा मोदी जी ले ले तो क्या दिक्कत है? खट्टर साहब ने फैसला नहीं लिया तो उसकी क्या हालत हुई? देखा क्या कैमला करनाल के अंदर उसका सिटी है, वहां भी उसकी बुरी हालत कर दी, उसका हेलीकॉप्टर को नहीं उतरने दिया गया। तो अमित शाह से हमारी रिक्वेस्ट है कि वो मोदी जी के पास जाएं और मोदी जी को जो हर धर्मी है उससे उसको समझाएं कि इससे उसको कुछ नहीं मिलना। 2024 के बाद बीजेपी ढूंढने को नहीं मिलेगी। जब मोदी की सरकार आई थी हम कहते हर मोदी, और मोदी का हर बीजेपी का आदमी अपने गले में फटका गला खुश होता था कमल के निशान का। आज वो फटके निकाल कर घर दिए हैं लोग। हमारा किसान यूनियन का झंडा लगा चलते हैं दिल्ली में जाते हैं जब। ऐसे साहब आप सच्चाई को परिचित रहो और अपने बीजेपी वर्कर्स से पूछ लो, जो आपके 4 सदस्य कमेटी भाई सुप्रीम कोर्ट, उनको भेज दो किसानों के अंदर, उनको भेज दो कुंडली बॉर्डर पे, भेज दो जो गाजीपुर बॉर्डर पे, आपको पता लग जाएगा, उनको पता लग जाएगा कि वो क्या है। सच्चाई ये है कि जब जन आंदोलन बन जाता है ना तो सरकार को उस आंदोलन की इज्जत रखनी पड़ती है और जनता की भाषा को समझ के उसके अनुकूल फैसले लेने चाहिए। और हम मोदी जी यही कहते हैं कि हटदर्मी छोड़ के और अपने जो काले कानून है इनको वापस लेके और फिर से अपनी कमेटी बैठाए, कमेटी गठित करे, पार्लियामेंट में सिलेक्ट कमेटी भेजे या संसद पास कराए, वो उसका अटैक होगा। चलिए विजेंद्र नेहरा जी से मैं इसका जवाब लेता हूँ। विजेंद्र नेहरा जी, देखिए जिस तरह से 4 सदस्यीय कमेटी पर सवाल उठाए हैं हमारे किसान नेताजी ने, जिस सरकार ने इन तीनों कृषि कानूनों को बनाया है जो पूरी तरह से इनके समर्थन में है, किसान भाई उनसे तो बातचीत कर सकते हैं आयुष जी, लेकिन जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 4 सदस्यीय कमेटी बनाई है उनसे ये बातचीत नहीं करेंगे, तो क्या ये सर्वोच्च न्यायालय का अपमान नहीं है? पहली बात। दूसरा, इन्होंने 4 सदस्यीय जो कमेटी है, अरे सुन लीजिए, मैं आपके बीच में नहीं बोला, आप नोट कर लेना, मैंने आपकी नोट किया, मैं एक एक बात का जवाब दूंगा दैया साहब। दूसरा, इन्होंने जो 4 सदस्यीय कमेटी पे सवाल उठाए हैं, मैं इनको बताना चाहूंगा, और हमारे कांग्रेसी मित्र भी उन पर सवाल उठा रहे थे, ये उनको भाजपा ही बता रहे हैं, मैं उनको बताता हूं। देखिए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो अशोक गुलाटी जी जो है ना, और अनिल धनखड़ जी हैं, और प्रमोद जोशी जी और भूपेंद्र सिंह मान जी, पहले तो मैं बताऊं ये भारतीय किसान यूनियन की जो बात कर रहे हैं, तो भारतीय किसान यूनियन के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भूपेंद्र सिंह मान जी, उन्हीं को ये मिला हुआ बता रहे हैं। पहली बात तो ये गड़बड़ है बात में। दूसरा, भूपेंद्र सिंह मान जी ने इन्हीं कानूनों को, सुझावों को मानते हुए 2019 का जो कांग्रेस का मैनिफेस्टो था, भाजपा का मैनिफेस्टो, तो उसको अच्छी तरह से पढ़ा था, और 2019 के लोकसभा चुनाव में पंजाब के अंदर कांग्रेस पार्टी का समर्थन किया था। भूपेंद्र सिंह मान जी ने मैनिफेस्टो कांग्रेस का पढ़ने के बाद और इन तीनों कृषि कानूनों को लागू करने की बात जो कांग्रेस ने लिखी हुई थी, उसके बाद मैं ये आपको ओपन बता रहा हूं यहाँ पे टीवी डिबेट में, और कांग्रेस का समर्थन किया था। पीके जोशी जी को डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने डायरेक्टर बनाया था नेशनल सेंट्रल एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट ऑफ दिल्ली का। अपने समय में डॉक्टर मनमोहन सिंह ने पीके जोशी जी को डायरेक्टर बनाया था। अशोक गुलाटी जी जो है उनको 2011 में मनमोहन सिंह जी ने चेयरमैन बनाया था। 2011 में मनमोहन सिंह जी ने अशोक गुलाटी जी को चेयरमैन बनाया था। और जिस सरकार ने, अब देखिए, मुझे इन तीनों के अंदर चारों लोगों को कांग्रेस ने, और कहीं ना कहीं ये तो भाजपा के विरोध में रहे। और दूसरा, करनाल की जो बार बार ये बात कर रहे हैं
एक तरफ तो ये कहते हैं कि भाई किसानों को समझाइए, किसानों को बताइए, जाके उनको समझाइए। अब करनाल के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी ने अगर किसान पंचायत रखी हुई है तो वहां बड़े शौक से दैया साहब बता रहे हैं कि हमने रैली नहीं होने दी, और चडूनी साहब बड़ी बेशर्मी से बताते हैं, जो आड़ती हैं, किसान का चोला ओढ़ के किसानों को भड़काने का काम कर रहे हैं। उनकी धर्मपत्नी चुनाव लड़ चुकी है, राजनीतिक एम्बिशन से सारे काम कर रहे हैं। वो चडूनी जी कह रहे हैं कि मैंने गुंडागर्दी करवाई है। वहां पे क्या हुआ, गुंडागर्दी हुई और वहां पे पुलिस के डंडे छीन के वो पुलिस को मारने के लिए दौड़े। अब मुझे बताइए आयुष जी, अगर पुलिस लाठीचार्ज करती है तो कहते हैं पुलिस लाठीचार्ज करती है, और पुलिस बेचारी चुपचाप खड़ी रहे तो वो गुंडे तोड़फोड़ करेंगे। और वहां पे इस तरह से जो गरीब लोग हैं जिन्होंने चेयर लगाई है, कुर्सी लगाई है, टेंट लगाया, उनके सामान का तोड़फाड़ करके उनका नुकसान करेंगे। गरीब लोगों को रोते हुए आपने देखा होगा। तो अगर आप मुझे बताइए आयुष जी, मैं एक सवाल का इनसे जवाब चाहता हूं दैया साहब से। दैया साहब, लोकतंत्र में धरना प्रदर्शन आंदोलन करने का आपका अधिकार है, सरकार आपको नहीं रोक रही, आप करिए, आपका अधिकार है, आप कर सकते हैं। लेकिन हमारा भी तो अधिकार है इस कृषि कानूनों के समर्थन में। देखिए आयुष जी, पूरे देश भर के अंदर 600 से अधिक किसान संगठन पूरे देश में काम करते हैं। 40 संगठन इसका विरोध कर रहे हैं, लेकिन अधिकतर किसान संगठन इसका समर्थन भी कर रहे हैं, जो हमारे माननीय केंद्रीय कृषि मंत्री जी से रोज मिल रहे हैं, धन्यवाद नहीं विजय जी, देखिए ये सवाल मैं हर बार कहता हूं, हर चर्चा में कहता हूं, देखिए ये समस्या का समाधान उसी दिन हो जाएगा। वो जो 400 संगठन जिनका आप जिक्र करते हैं कि वो आपके पक्ष में है, वो आ जाए, वो वही समझा दें किसानों को आके। लेकिन समस्या तो ये है ना कि जो आपका समर्थन करते हैं वो तो सीन में ही कहीं नजर नहीं आते हैं, इसलिए उस बात को सवाल उठते हैं। वो आ जाए, मुझे लगता है दोनों किसान अब भाई आपस में बैठेंगे, किसी को भी कोई मध्यस्थता की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो भी किसान, ये भी किसान, लेकिन वो है कहां ना, सवाल ये है। बालमुकुंद शर्मा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता है। बालमुकुंद शर्मा जी, आपका भी स्वागत है। और सुखवंत सिंह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, नैलो के प्रवक्ता है। सुखवंत सिंह जी, आपका भी स्वागत है। बहुत जल्दी से एक रिएक्शन में लूंगा। बालमुकुंद शर्मा जी, आप कैसे देख पा रहे हैं? तो आज लोहड़ी का पर्व हम लोगों ने देखा, किसानों ने प्रतियां जला करके मनाया, लेकिन सवाल देश के सामने बरकरार यह है कि सुप्रीम कोर्ट के इंटरवीन के बाद भी मामला सुलझता हुआ नजर नहीं आ रहा है। देखिए, ये तो एक सांकेतिक है। लोहड़ी का त्योहार था और इस पे जो उनका डेथ वारंट लिखा हुआ है उसकी प्रतियां जलाई हैं, ये एक सांकेतिक है और ये किसानों का अधिकार है। एक आपने बहुत अच्छी बात कही है कि वे 600 संगठनों का जो जिक्र करते हैं बीजेपी के प्रवक्ता, पढ़ के आते केवल, वो 600 संगठन जमीन पे नहीं है आयुष जी। एक तो बहुत बड़ा संगठन जिसको चेयर आगे किया था इन्होंने, दिसंबर में रजिस्टर्ड हुआ है, तो 600 संगठनों की एक इन्होंने गाथा गानी शुरू कर दी। दिल्ली के चारों तरफ जो किसान संगठन है उसमें ना केवल संगठन है, किसान विशेषज्ञ हैं सभी के सभी। जो लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस किसानों की तरफ से करते हैं वो ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपना जीवन खपा दिया किसान के लिए और किसानी के लिए। बहुत विद्वान लोग हैं और 40-40, 35-35 साल से किसानों से जुड़े हुए हैं। इसमें आयुष एक और नई बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। किसान, हमारे देश की जिस तरीके से मौसम अलग अलग है, हमारे देश में अलग अलग तरह की खेतियां होती हैं, कई सेब की खेती होती है, कई चाय बागान है, वो भी किसान है, वो भी किसान है, गेहूं का खेती भी है, चावल का है, कपास का है, बाजरा है, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग होती है, समस्याएं भी अलग अलग हो सकती है। सबसे पहली बड़ी बात तो ये थी, ये राज्य सरकारों का विषय था। मोदी जी ने जिस तरीके से हड़पा ये राज्यों के अधिकारों, जीएसटी लागू की, सारा पहले धन आएगा केंद्र के पास, फिर राज्य जो है जोड़ी करते हैं, हाथ जोड़ते हैं प्रधानमंत्री के पास, फिर वो पैसा देता है। पैसा भी वहां देते जहाँ सरकार बीजेपी की है। पश्चिमी बंगाल का पैसा रोक के बैठे हैं, ये दूसरी स्टेटों का पैसा रोक देते हैं जहाँ दूसरी सरकारें हैं। इसी तरीके से कृषि पर भी, क्योंकि हमारा देश कृषि पर आधारित है, हमारी जो इकोनॉमी है उसमें बहुत बड़ा रोल है कृषि का। और अभी कोरोना काल आया, पूरे देश की रीढ़ की हड्डी टूट गई। एक तरह से देश को सहारा देने के लिए अगर मजबूती की तो कृषि संसाधनों से आई, कृषि से आई। अब उस कृषि पर ही कब्जा करने के लिए और अपने मित्रों को वोट देने के लिए इस तरीके के काले कानून ये लेके आए हैं और उस पर चोला उड़ाना चाहते हैं कांग्रेस का। कांग्रेस तो जनाब बुद्धिजीवी लोगों की पार्टी है। कांग्रेस तो वो पार्टी है देश की आजादी से आज तक देश को इतना समुद्री चलाया है। आज अगर हम विश्व में हमारा डंका बजता है तो वो हमारे कांग्रेस के 50-60 साल के योगदान की कहानी है। ये इन 6 सालों की योगदान की कहानी नहीं है जिसमें देश को बेचना शुरू कर रखा आपने। एयरपोर्ट बेच दिया, रेलवे बेच दी, बंदरगाह बेच दी, आपने इस देश में LIC बेच दी, कुछ छोड़ा तो नहीं ना। इस देश को खड़ा ढांचा करने में हमारी पीढ़ियां खप गई, हमारा योगदान है, कांग्रेस का योगदान है। और आज भी मैं कहता हूँ हरित क्रांति लेके आए, सफेद क्रांति लेके आए, किसानों को आत्मबल करने के लिए हमने, आत्मबल सामसात करने के लिए हमने अपनी जवानी खपाई है हमारे लोगों ने। आजादी की जो जंग आजादी की लड़ाई लड़ी है उससे लेकर के यहाँ तक हमारी मेहनत है। आज भाजपा के लोगों को तो ये पकी पकाया थाली में मिली है, इनको क्या पता किसानी का, क्या पता इस देश के जो गंगा जमनी तहजीब का उसके बारे में क्या पता। इन्होंने तो धर्म के नाम पर भड़का के मंदिर का नाम लेकर के 2 सीटों से 300 सीट बना ली। झूठ बोलते हैं, बंटवारा करते हैं और फिर टीवी पर आकर के भी इस तरीके की झूठ बोलते हैं। सब पढ़े लिखे लोग हैं यहाँ,
चाहे आईएनएलडी के प्रवक्ता हो, चाहे हमारे किसान नेता हो, कांग्रेस का व्यक्ति हो, कांग्रेस का प्रवक्ता हो, सब लोग पढ़े लिखे हैं। आज जिस तरीके से लोगों ने इनका असली चेहरा सामने आया है, किसानों के बारे में शुरुआत में क्या कहा कि मुट्ठी भर किसान है, हरियाणा के किसान नहीं है, ये आतंकवादी हैं, ये खालिस्तानी है। अब सारांश जब आया, इन्होंने किसान मान लिया और ये जो कमेटी का गठन माननीय सुप्रीम कोर्ट से ये कह देते हैं, हमें डराते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की अवमानना है। सुप्रीम कोर्ट बहुत से ऐसे फैसले हैं, जब ये लॉकडाउन लगा और लोग सड़कों पे घूमते रहे, सुप्रीम कोर्ट ने तो कोई ध्यान नहीं दिया। जब लोग अपने घर पहुंच गए, फिर सुप्रीम कोर्ट कमेटी बनाती है। आयुष जी, कमेटी के सदस्यों को जवाब दे लीजिए, जो मैंने बोला उन्होंने पद क्यों दिए उनको? ये 50 दिन तक जो साइड में पद क्यों दिए कमेटी के सदस्यों को? या सुप्रीम कोर्ट है? बीच में मत बोले भाई, बीच में मत बोले। मैं कह रहा हूँ, मैं जो बात बोल रहा हूँ वो अवमानना। बालमुकुंद जी थोड़ा सा जल्दी से समाप्त करें। मैं सुखवन जी का भी मुझे एक रिएक्शन लेना है, जो कि आप लोग थोड़ा सा लेट से जुड़ पाए हैं तकनीकी समस्या की वजह से। आयुष जी, मैं आखिरी ये बात पूछना चाहता हूँ, ये जो 60 आदमी का बलिदान हुआ है, इसके लिए सरकार जिम्मेवार है, सुप्रीम कोर्ट जिम्मेवार है? आपने देखा होगा कोरोना काल में लोग 15-15, 20-20 दिन पैदल छोटे छोटे बच्चे 2-2, 3-3 साल के बच्चे उठा के माताएं घूम रही थी, उनको दूध पीने के नहीं मिल रहा था। वो जब अपने घर पहुंच गए, फिर सुप्रीम कोर्ट एक कमेटी बनाने की बात करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये संवैधानिक व्यवस्था का देश है। सुप्रीम कोर्ट 50 दिन के बाद सुप्रीम कोर्ट आगे आ जाता। क्या सुप्रीम कोर्ट को ही डाल बढ़ा रही है लोग? ये भी एक देखने वाली बात होगी। बिल्कुल बिल्कुल, बड़ी बात आपने कही है। सुखवंत सिंह जी, हल नहीं निकल रहा है। एक तो लोहड़ी भी आज हम लोगों ने देखा किसानों ने कैसे मनाई, दूसरा हल भी नहीं निकल रहा। सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी भी बनाने की बात कही, लेकिन अब तो उस पर भी भरोसा नहीं। कैसे इसका समाधान निकलेगा, क्या रास्ता निकलेगा? धन्यवाद आयुष भाई, आपने बात रखने का मौका दिया। मैं 2 हिस्सों में अपनी बात रखना चाहूंगा। पहली बात तो अमित नेहरा जी ने जो कहा कि सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च नहीं है, बहुत अच्छी बात उन्होंने कही है, और निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च नहीं है। आप देखेंगे कि ऑर्डर मैं बताता हूँ कि संविधान वो चीज है जो संसद को भी पावर देती है और सुप्रीम कोर्ट को भी पावर देती है। संसद को सुप्रीम कोर्ट के जजेस को हटाने का अधिकार है, इसका मतलब संसद ऊपर है, संसद के ऊपर संविधान है और संविधान के ऊपर जनता है। जनता चाहे, संविधान में यही तो लिखा ना, हम भारत की जनता, संविधान जनता चाहे तो संविधान को बदल सकती है, तो संविधान को बदल सकती है तो वो संसद को भी बदल सकती है, और सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर उससे नीचे है, 4थे नंबर पे। तो जनता के जो फैसले हैं जनता के हित के, उसमें सुप्रीम कोर्ट को कोई अधिकार नहीं। दूसरी बात, अगर हम लीगल हिस्ट्री की बात करें तो या तो सुप्रीम कोर्ट इन एक्ट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करे, असंवैधानिक डिक्लेयर करे, फिर इनके ऑपरेशन पर स्टे करे। अब बगैर इनको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करे संविधान, वो कैसे सुप्रीम कोर्ट इनको स्टे कर सकता है? ये उसका कल बड़ा फैसला ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल। दूसरी अब बात में बीजेपी के प्रवक्ता के, उन्होंने कहा कि कांग्रेस के कार्यकाल के दौरान ये थी। आयुष जी, मैं ये कहता हूं कि कांग्रेस और बीजेपी से अलग ये देश नहीं है क्या? कांग्रेस वाले बीजेपी पर और बीजेपी वाले कांग्रेस की बात करते हैं, और बीजेपी के प्रवक्ता ने इन चारों जो मेंबर्स बढ़ाए हैं उनकी गिनाई की, वो कांग्रेस के कार्यकाल में अच्छे अहम पदों पर रहे। अब आयुष जी, ये बात इस बात को प्रूव करने के लिए काफी है कि कांग्रेस के हाथ भी किसान विरोधी लोगों के साथ उन्होंने अहम पदों पर उनके दिया, क्योंकि ये लोग वो हैं। मैं एक बात ये कहूं कि सरकार इन कानूनों के रूप में किसानों को जहर पिलाना चाहती है, और ये कानून कॉर्पोरेट के लिए अमृत है, किसान के लिए जहर है। अब जब किसानों ने विरोध किया तो सरकार ने कहा कि हम कुछ इसमें अमेंडमेंट कर देते हैं, यानी कि जहर में पानी मिला देते हैं। अब कल सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि जी आपका जहर पीना हम कुछ समय के लिए रोक सकते हैं, रोक देते हैं, और ये जहर है या नहीं, 4 लोगों की कमेटी बना दी, जो पहले कह रहे हैं कि ना जी तो अमृत है किसानों की, वो जहर मान ही नहीं रही। अब ये क्या है आयुष जी? बहुत बड़ा एक वो है, और निश्चित रूप से पहली बार सुप्रीम कोर्ट को ये सरकार यूज कर रही है। जितनी भी संवैधानिक संस्थाएं उन सब का इन्होंने विनाश कर दिया, संविधान का विनाश कर दिया, और इन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट को यूज करने की बात की। बहुत बढ़िया बात अमित नेहरा जी ने ये भी कही कि कोई तीसरा व्यक्ति अगर जाकर के वो कोई और कोज ऑफ एक्शन है, अगर लीगल भाषा में बोले तो कोज ऑफ एक्शन कारण क्या है कोर्ट में जाने का? उसका कोर्ट में जाने का कारण रोड ब्लॉक है जी। उसका कारण ये नहीं है कि ये कानून सही है गलत है, इनका ऑपरेशन हो ना हो, ये कारण नहीं है। ये कोज ऑफ एक्शन कोर्ट में जाने का याचिकाकर्ता का नहीं है, तो कोर्ट उसमें बात करे। कोर्ट जो है किसी न किसी तरीके से इंटरवीन करके, और सरकार इसको वो चाहती है कि किसान यहाँ से उठ जाए। अब किसान इतना पागल थोड़ी आयुष जी कि उस कोर्ट कुछ भी कहेगी और उसको मान करके और वो उठ करके चला जाएगा। और सरकार को जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट के माननीय जस्टिस जी लाभ देने की कोशिश में है ना, वो ये देश देख रहा है, वो इस देश के लीगल इतिहास में
बहुत काले अक्षरों में लिखा जाएगा कि किस प्रकार से देश की जनता जब अपना अधिकार मांगी तो सुप्रीम कोर्ट उसको डाइल्यूट करने की कोशिश कर रहा था। दूसरी बात मैं ये पूछता हूं कि ये तो कह रहे हैं जी रोड ब्लॉक कर दिए, आप लोगों को ब्लॉक कर रहे हो, दिल्ली नहीं आने दे रहे। क्या दिल्ली देश की सबकी राजधानी नहीं है? क्या किसानों को ये अधिकार नहीं? महाराष्ट्र के, मध्य प्रदेश के, राजस्थान के किसानों का अधिकार नहीं कि अपने देश की राजधानी में आए? इन लोगों ने किस प्रकार से रोड को ब्लॉक करके और उनको आने से रोक रखा, अभी भी रोक रखा है। किस प्रकार से हरियाणा प्रदेश की सरकार ने पंजाब के लोगों को दिल्ली आने से रोका, ये हम सब ने देखा। और अभी भी राजेश जी आज की इस बात से मैं सहमत हूँ, तारीफ करता हूँ इस बात की कि जितने भी रोड है वो सब पुलिस ने रोक रखे हैं, किसानों ने एक भी रोड नहीं रोक रखा। बल्कि किसान अपने तरीके से आप टीकरी पर जाकर देखे, आप सिंह बॉर्डर पर जाकर के देखें कि आसपास के लोग कितने खुश हैं उन लोगों से और किस प्रकार वो अपनी सारी सुविधाएं उनको खाना खिला रहे हैं। और दिल्ली के जिन लोगों को झुग्गी झोपड़ी के लोग जिनको खाना नहीं मिलता था, इस देश की सरकारें शर्मनाक उनके लिए है कि वो खाना नहीं दे पाती थी झुग्गी झोपड़ियों को, उन लोगों को खाना किसानों ने आकर के दिया है। और बेशर्मी की हद देखिए, ये प्रवक्ता यहाँ पे बैठ के कहते हैं कि रोड उन्होंने ब्लॉक कर रखा है और फायदे गिनाते हैं सुप्रीम कोर्ट में। ये जहर है आयुष जी, और इस जहर को किसान नहीं पिएगा। एक बात क्या है कि मैं अपनी बात खत्म करता हूँ, इस देश की व्यवस्था के ऊपर प्रश्न है, क्योंकि ये देश की व्यवस्था अगर किसानों को न्याय नहीं दे सकती तो किसान जो है उस व्यवस्था पर भी सवाल उठा देगा। सुप्रीम देश की संसद जब चुने हुए प्रतिनिधि जनता ने चुन दिया तो संसद में जाकर के कॉर्पोरेट के हाथों बिक करके और किसानों के विरुद्ध कानून बनाएंगे तो किसान क्या करेगा? वो उठकर खड़ा होगा। और वो प्रतिनिधि वो है जिनको पावर ऑफ अटॉर्नी सिर्फ इसलिए दी गई थी कि आप जाके संसद में हमारे भी आप पे काम करें। अब ये कहते हैं कि 5 साल चुनाव आएंगे, उस चुनाव में आप देख लें। क्यों देख लें जी? लोकतंत्र सतत प्रक्रिया 24 घंटे चलती है, मिनट दर मिनट चलती है। पावर ऑफ अटॉर्नी देके मैं अगली ही मिनट उसको विड्रॉ कर सकता हूं। अमित नेहरा जी जो बात यहाँ पर कह रहे हैं सुखवंत सिंह जी, क्या कोर्ट ने जिस तरीके से या फिर कोर्ट ने जो कमेटी बनाई है उसके बाद इस तरीके के सवाल उठाए जाने आपको लग रहा है सही है? क्योंकि सुखवंत जी आपकी बात को कोट करते हुए ये बातें कह रहे हैं। आयुष जी मेरे से पूछ रहे हैं क्या? वो ये 15 तारीख को स्पष्ट हो जाएगा। अगर सरकार 15 तारीख को किसानों से वार्ता करती है जो प्री शेड्यूल्ड है, तो इसका मतलब ये है कि ना तो सरकार मानने को तैयार है सुप्रीम कोर्ट की बात और ना किसान मानने को तैयार है। तो ये जो नल एंड वाइड जो एक भाषा होती है लीगल टर्म में, जिसको आप ये कह सकते हैं इसका कोई महत्व ही नहीं है, तो एक तरह से वो है सारी कवायद सुप्रीम कोर्ट में जो ही है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में चाहे आप आरोप लगाएं कि यूज कर लिया सरकार ने या जो भी कुछ कर लिया, लेकिन एक अच्छी बात यह है कि जो सामने आई है, कई चीजों पे आंखें खुली हैं देश की जनता की, जो प्रबुद्ध आदमी है उनकी। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जब सॉलिसिटर जनरल से पूछा कि क्या जो आपने ये कानून बनाया तो हितधारकों से इससे राय ली, उससे पहले कानून बनाने से पहले स्टेक होल्डर जिसको बोलते हैं, स्टेक होल्डर से राय ली आपने? तो सरकारी वकील का ये कहना था कि जी इस दिशा पे पिछली सरकारों ने काफी काम किया है। तो कोर्ट ने झुंझलाते हुए कहा कि ये दलील काम नहीं आएगी आपकी। तो स्पष्ट ये है कि जिस कानून का फायदा जिसको होना है, जिस वर्ग को, उस स्टेक होल्डर से जब बात ही नहीं कर रखी उससे पहले, बिल बनाने से पहले, तो संवैधानिक कैसे हो सकता है? देखिए किसान बार बार ये बात कह रहे हैं कि आप इसकी संवैधानिकता बताइए, जो प्रोसीजर है वो आपने फॉलो किया है या नहीं किया है उसके बारे में आप बताएं। लेकिन सरकार के पास इस बात का कोई जवाब नहीं है, वो इसके लाभ गिनाने लगते हैं। अरे भी लाभ तो 5-10 साल में सामने आएंगे, प्रभाव कुप्रभाव सुप्रभाव जो भी हैं। आप प्रोसीजर की तो बात करें। अब बात वही आएगी आयुष कि अगर 15 तारीख को सरकार किसान संगठनों से बात करती है तो ना तो इस कमेटी का कोई महत्व है, ना सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन है उसका कोई महत्व है। अब बात तो बनेगी सीधी सरकार से और किसानों से। अब वो देखते हैं कब तक बनेगी, कैसे बनेगी। बेहतर ये है कि किसानों को भी संतुष्ट करे सरकार और किसान भी अपनी तर्कों से अपने जो चीजें हैं और अहिंसक रूप से। ठीक है, कुल मिला के अमित नेहरा जी समाधान सरकार को ही निकालना और सरकार के से ही निकलेगा। आपकी बात से भी मुझे यही समझ में आ रहा है। विजय नेहरा जी जवाब दीजिए। देखिए 3-4 सवाल हमारे
साथी प्रवक्ताओं ने किए हैं, तो मैं उनके एक एक करके जवाब देना चाहूंगा आयुष जी। सबसे पहले तो आयुष जी देखिए, कांग्रेस की प्रवक्ता जो साथी हैं उन्होंने कहा था कि ये राज्यों का विषय है, केंद्र इसमें कानून नहीं बना सकता। ठीक है, अगर ये ऐसा मानते हैं कांग्रेस वाले और किसान भी ऐसा मानते हैं, तो मैं तो ये मानता हूं आयुष जी की कांग्रेस पार्टी को सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहिए था, क्योंकि सरकार तो कानून बनाती है, उनको लागू कराना है, वो संवैधानिक है या असंवैधानिक है ये तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ही तय करता है। तो कांग्रेस पार्टी इस विषय में फिर सुप्रीम कोर्ट में क्यों नहीं गई, पहली बात। दूसरा, अगर माननीय सर्वोच्च न्यायालय सरकार से सवाल उठाता है, सरकार के खिलाफ बोलता है, पहले दिन जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि इन पे या तो स्टे आप लगाइए नहीं तो हम लगाएंगे, तो बड़े चौड़े हो रहे थे, सब लोग बड़ी तारीफ कर रहे थे माननीय सर्वोच्च न्यायालय की, सब पत्रकार लिख रहे थे। लेकिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जब उस पर स्टे लगाया, सरकार तो स्टे भी नहीं चाहती थी, लेकिन उन्होंने स्टे लगा दिया माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने, हमने फिर भी फैसले को स्वीकार किया। इसके साथ साथ जो कमेटी बनी हमने उनको भी स्वीकार किया। उसके बाद ये कहते हैं कि नहीं जी वो तो निष्पक्ष नहीं है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय पे सवाल उठाते हैं। दूसरा, इनेलो के जो साथी है वो जो कह रहे थे, और कांग्रेस के प्रवक्ता ने एक चीज और की कि कांग्रेस तो बुद्धिजीवियों की पार्टी है। मुझे बड़े हंसी आई सुन के कि जिस पार्टी में राहुल गांधी जी जैसे नेता है वो बुद्धिजीवियों की पार्टी कैसे हो सकती है। आज राहुल गांधी जी की बुद्धि की चर्चा तो पूरी दुनिया में हो रही है। दूसरा, देखिए इनेलो के साथी कह रहे थे कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने असंवैधानिक फैसला इन्होंने बता दिया उसको। देखिए इनेलो के प्रवक्ता टीवी डिबेट पे माननीय सर्वोच्च न्यायालय जो देश की सबसे बड़ी संस्था है, जो न्याय देने का काम करती है, उसके फैसले को असंवैधानिक बता रहे हैं और सरकार के हाथ की कठपुतली बता रहे हैं। ये कोर्ट का अपमान है और देश की जनता, हरियाणा प्रदेश की जनता इसको देख रही है कि जो व्यक्ति कोर्ट का सम्मान नहीं कर सकते वो हरियाणा प्रदेश की जनता का क्या सम्मान करेंगे। और अगर गलती से करनाल वाला जो विषय है आयुष जी, जैसे वहां पे माननीय मुख्यमंत्री जी की रैली के समय किसान आए थे, अगर ओम प्रकाश चौटाला के टाइम पे होता तो वो ऐसे ही कंडेला कांड की तरह गोलियों से किसानों को शहीद करवा देते जैसे कंडेला कांड में कराया था। वहां तो सिर्फ चौटाला से मिलने के लिए लोग आए थे, यहाँ तो उपद्रव करने के लिए आए थे। तो इनको तो नैतिक ठीक है, लेकिन विजयेंद्र जी महत्वपूर्ण बात यह है ना कि देखिए आरोप प्रत्यारोप, यही बात सुखवंत सिंह जी कह रहे थे, आरोप प्रत्यारोप आप कांग्रेस पर करें या अन्य पार्टियों पर करें, उससे तो हल नहीं निकलना ना। हल देखिए आपको ही निकालना है, क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट के इंटरवीन के बाद भी मामला सुलझता हुआ दिख नहीं रहा है। तो क्या आप ये मान के चल रहे हैं कि जैसे चल रहा है एज इट इज चलने दें, या फिर आपको लग रहा है कि हाँ भाई अगर हम चाहते हैं इसका समाधान निकले तो भाई बताइए ना, और वो भी बात बताइए कि जो संगठन आपके समर्थन में है, जिनका हवाला आप लोग देते हैं, कहां है वो? मैं देखिए आयुष जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर सरकार समाधान नहीं चाहती आयुष जी, तो क्यों 9 दौर की वार्ता करती, क्यों किसान भाइयों से इतना निवेदन करती। और जहां तक आपने किसान संगठनों की जो बात की आयुष जी, मैं किसान नेता को चैलेंज देता हूं और तीनों प्रवक्ताओं को, सबको चैलेंज देता हूं, इनको फेक है तो फेक बताएं। मैं इनको नाम बता देता हूं जो किसान संगठन, जो बड़े किसान संगठन है पूरे देश के अंदर। इसमें है पीजेंट वेलफेयर एसोसिएशन, मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश का संगठन है किसानों का। महाराष्ट्र राज्य कृषक समाज जलगांव महाराष्ट्र का संगठन है। J&K डेयरी प्रोड्यूसर प्रोसेस एंड मार्केट कोऑपरेटिव यूनियन लिमिटेड जम्मू कश्मीर का है। J&K किसान ऊर्जा ये जम्मू कश्मीर का। प्रगतिशील किसान क्लब हरियाणा प्रदेश का सबसे बड़ा किसानों का संगठन है। कृषि जागरण मंच कोलकाता पश्चिम बंगाल का। भारतीय किसान संगठन दिल्ली का। अखिल भारतीय बंग परिषद नई दिल्ली। राष्ट्रीय युवा वाहिनी लखनऊ। ठीक है विजयेंद्र, देखिए भाई 400 नाम आप गिनाएंगे, इतना समय मेरे पास नहीं है। ठीक है, मैं इसका बहुत जल्दी से एक रिएक्शन लेता हूं। राजेश दहिया जी, आप ये कह रहे थे, राजेश दहिया जी आप कह रहे थे कि भाई देखिए ये जो संगठन है कहाँ है, ये नाम गिनवा रहे हैं आप लोग, तो किसान नेता है, मुझे बताइए ना। आयुष जी 500 का नाम गिनवा सकता हूं, 500। ठीक है विजयेंद्र जी, मैंने इसीलिए कहा देखिए उतना समय नहीं है मेरे पास, एक रिएक्शन मुझे चाहिए। राजेश दहिया जी, राजेश दहिया जी, राजेश दहिया जी, सुप्रीम कोर्ट में 4 आदमी कमेटी बनाई है, वो अपने रिपोर्ट में सारे संगठन के नाम दे दें। आदमी जो जिनसे मिलेंगे ना, हम तो सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करते हैं। ना तो मैंने ये कहा कि 4 सदस्य बीजेपी के हैं, हमारे प्रवक्ता ने कहा कि मैंने बीजेपी का कहा, मैंने ये नहीं कहा बीजेपी के हैं, और मैं 500 का नाम लेके आया हूं। रही बात चंदूनी की, अगर चंदूनी ठीक किसान है, नेहरा जी किसानों की बात कम से कम यहाँ तो सुन ले। सुन लेना साहब, ये तो कह रहा हूं मैं, अगर चंदूनी जो आप किसान है, 8 चीज की आफत होगी, चंदूनी की वाइफ, अगर मतलब किसान चुनाव नहीं लड़ सकते क्या? किसान फटी धोती में आएंगे क्या? फटे जूतों में आएंगे क्या? अरे नेहरा साहब कुछ शर्म कीजिए, किसान आजकल पढ़े लिखे किसान हो चुके हैं, उनके पास ट्रैक्टर है, राजनीति कर रहे हैं पास। आप समझ करो किसान गरीब है, किसान चुनाव भी लड़ेंगे, किसान बदलेंगे। आपने कहा बीजेपी आदमी है, तो आप फिर बोल रहे हैं बीच में, मैं आपके बीच में बोला था क्या? आप हमारी यारी सुनते, वहां क्या सुनेंगे आप? दहिया जी अपनी बात रखें, देखिए समय नहीं मेरे पास। विजय नेहरा जी एक सेकंड सुन ले भाई, देखिए किसान की बात यहाँ तो सुने कम से कम। दहिया जी ठीक से बोलिए, आप शब्दों को चैन ठीक करिए दहिया साहब। आप भी कमाल करें, आप सुप्रीम कोर्ट ने उनको पूरी पावर दे दी 4 सदस्यों को, वो 4 सदस्य जाएं और अपनी रिपोर्ट सबमिट करें, उसमें 4 संगठन के नाम लिखते हैं, उनके मेंबर के नाम लिखते हैं, उनकी लिस्ट बना के देते हैं, किसानों के नाम लिखते हैं। आप उनको पूरी पावर है 4 सदस्य की कमेटी को,
हम अपना डिसीजन दे चुके हैं, हम सरकार के पास बैठे हुए हैं, हम 26 जनवरी देखने आए हुए हैं, देख के जाएंगे और अगर सरकार ने काम नहीं किया तो हम 2024 तक रहेंगे और सरकार को हम नया संविधान बनाने के लिए मजबूर करेंगे। बस रही बात हमारी पिटाई की, सरकार ने मैं पिटाई की थी तो हमने कैमला में उनकी पिटाई कर दी। हम जैसा जो हमारे साथ व्यवहार करेगा उसके साथ व्यवहार करेंगे। आप हमसे प्यार से बात करेंगे, हम आपसे प्यार से बात करेंगे। मैंने अमित शाह की तारीफ की ना, तो अमित शाह एक समझदार आदमी लगा मेरे को, जिसने सारे प्रोग्राम रुकवा दिए। हमारे खट्टर साहब एक ईगो वाले थे, रैली होगी, क्या होगी रैली? अरे प्रवक्ता साहब, आप अपने नेताओं को समझाइए और उनको कहे कि वो किसानों के बीच में जाके उनकी हमदर्दी ले और उनके फैसले लें। अब आपने कहा था कि हमने अपने एक कानून था पहले एमएसपी का, उसके बाद 3 काले कानून आ गए। अब हमारे जो 70 आदमी शहीद हो गए हैं, इनके लिए हम नौकरी मांगेंगे, इनके लिए हम मुआवजा मांगेंगे सरकार से। क्या हम वैसे घर चले जाएंगे क्या? अभी तो हमारी डिमांड बढ़ेंगी। चलिए, और हम भी उम्मीद यही कर रहे हैं दहिया जी, देखिए पिछले 49 दिन से तो कम से कम मैं ही डिबेट कर रहा हूं आप लोगों के साथ। उम्मीद यही कि भाई इसका समाधान निकल जाए और इसका कोई रास्ता निकले। आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। हालांकि अब देखना यह है कि अब इस पूरी समस्या का समाधान क्या निकलता है, क्योंकि जो कमेटी बनाई गई उस पर भी ऐतराज है और अब 15 तारीख को सरकार के साथ वार्ता भी होनी है। इस पर भी रुख सरकार का रहता क्या है, इस पर भी देश की निगाहें टिकी हैं। आज बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।